हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज की वीडियो में हमारा मॉड्यूल 2 इस पर बेस एमसीक्यूज़ होंगे। तो आज की वीडियो का नाम है एमसीक्यू 2। अब क्योंकि पार्ट 1 मैंने बीटा गामा फंक्शन पर बेस्ड पूरा वीडियो मैंने पिक किया, जिसमें 29 न्यूमेरिकल्स को मैंने लिया, जो कि डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, फॉर्मूले एंड देन उन पर यूटिलाइज होने वाले छोटे छोटे 50 वर्ड्स में ख़त्म होने वाले न्यूमेरिकल, सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल, नॉट से ख़त्म होने वाले, सॉल्व होने वाले न्यूमेरिकल। इस मॉड्यूल में और भी टॉपिक हैं। जैसा आप सभी ने मेरी वीडियोस को देखा है, तो केवल बीटा गामा फंक्शन ही नहीं है पूरे मॉड्यूल में। अगर कंटेंट वाइज चलें तो आप इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, ये भी है। कंपैरिजन टेस्ट पी सीरीज़ जो आई थी, उसके अलावा डिरिचलेट थ्योरम भी है, जिसकी हेल्प से आपने वॉल्यूम, एरिया, मास निकालना सीखा। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, ये भी एक टॉपिक आपने पढ़ा, जिसमें डिस्क मेथड था, जिसमें आपको एक जगह आपको मिला है वाशर मेथड और एक था डिस्क मेथड। तो ये आपने सॉल्व किए हैं, यानी इस मॉड्यूल के ये कंटेंट अभी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो बनने थे वो बनने थे बीटा गामा से। तो मैंने उसको सोलो पार्ट 1 में लिया, सो दैट कि वो एक सेपरेट फॉर्म आप तैयार कर पाएँ और उसमें मिक्सिंग ना हो जाए, कन्फ्यूज़न और मिक्सिंग वो ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको बिल्कुल सेपरेटली बनाया। तो जैसा मैंने अभी आपको कंटेंट के बारे में बताया, तो इस वीडियो में जो टॉपिक हैं, एक सिंपल ट्रिपल इंटीग्रल को निकालना, जिससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया लग जाए, क्योंकि डिरिचलेट के अंदर डबल ट्रिपल इंटीग्रल को निकालना होता है, जिसके बेसिस पर एरिया, वॉल्यूम, मास हो जाता है। तो एक ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर आप ये सीखें कि किस तरीके से इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और फिर लिमिट को अप्लाई करते हैं। ऐसा करने से न्यूमेरिकल कितना लेंदी होता है, लेकिन जैसे ही डिरिचलेट अप्लाई करते हैं तो इन 3 टॉपिक से आप समझेंगे कि वही न्यूमेरिकल अब एक सिंपल वे से होता चल जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन, जहाँ मैंने आपको ये सिखाया भी और समझाया भी कि बीटा गामा कभी भी इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करता, इंटीग्रेट नहीं करते आप उसमें लिमिट नहीं अप्लाई करते, आप उसको केवल एक बीटा गामा के फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से एम एन की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद बीटा में कन्वर्ट होते ही गामा से उसका रिजल्ट वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो ये सब एक प्रोसीजर का पार्ट है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, ये मेथड डिस्कस करना है कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो पार्ट है। और लास्ट मैंने लिया है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, यानी अभी भी मैंने इस टॉपिक को लास्ट में इसलिए रखा ताकि आप इस पोर्शन को बिल्कुल अलग से सीखें। आपने लास्ट वीडियो में बीटा गामा सीखा है, तो बीटा गामा से रिलेटेड पोर्शन को लेते हुए फिर सेपरेटली इसको सीखें। इस टॉपिक नंबर 6 की बीटा गामा में मिक्सिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सेपरेट रखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इवेल्युएशन कर रहे होते हैं आप किसी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का, तो वहाँ पे बीटा गामा चला जाता है। हम यही चेक करना भूल जाते हैं कि हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल और प्रॉपर इंटीग्रल में डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ प्रॉपर इंटीग्रल, व्हाट इज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो हम केवल 0 टू इन्फिनिटी की लिमिट को देखते हैं और उसके बेसिस पर हम उसको सॉल्व करने लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा गामा। तो ये कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली पार्ट 2 में लिया है। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अमूमन ये डिस्कशन क्लास ड्यूरेशन में टॉपिक वाइज तो नहीं हो पाता है। एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यूज़ में मॉड्यूल 2 के अंदर इम्प्रॉपर भी इंटीग्रल को सॉल्व करना है और फिर प्रॉपर इंटीग्रल को भी सॉल्व करना है। तो प्रॉपर को आपने बीटा गामा से सॉल्व किया, इम्प्रॉपर को आपने अलग से सॉल्व किया, जिसमें कन्वर्जेंस फाइंड की थी आपने, लिमिट बेसिस पर उसको सोल्यूशन किया। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये टॉपिक्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हम इसको लेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, ट्रिपल इंटीग्रल का सोल्यूशन निकालना है। ये आपके सामने एक ट्रिपल इंटीग्रल है जिसमें तीनों की लिमिट x 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 यानी कांस्टेंट लिमिट है, फंक्शन ये है और डेरिवेटिव आपके सामने है। अब ये जो डेरिवेटिव जिस फॉर्म में दिए गए हैं उस फॉर्म में ही इंटीग्रेशन करना है, यानी अगर पहले dy है तो पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। तो जब ये पहले y के रिस्पेक्ट में करना है तो पहली लिमिट शुड बी y एंड देन लिमिट ऑफ x एंड देन लिमिट ऑफ z। तो अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव आपकी लिमिट कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको पहले y के रिस्पेक्ट में करना है, तो 0 to 1, 0 to 1,
यहाँ पर y नहीं है, कांस्टेंट 1 मान लिया, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस यहाँ पर y है वाई क्यूब बाई 3, यहाँ पर y नहीं है तो जेड स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रल y। इस पर लिमिट 0 to 1 क्योंकि y की 0 to लिमिट 1 है, और फिर इंटीग्रल बचा dx और dy। जब इस पर लिमिट वैल्यू अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट जैसे ही इस पर लगाएंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 0, तो लोअर लिमिट लगानी नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट आपने अप्लाई की, y की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, तो आंसर विल बी 0 to 1, 0 to 1, और यहाँ पर आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आया प्लस 1/3 और यहाँ पर आया प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, अब इंटीग्रल है x और फिर y, यानी अब ये लिमिट है x की और ये लिमिट है dy dx एंड dz, ये थी dz, ये है dz। ठीक, ये z का बचा। तो अब जब आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल किया इसको, तो अब आपको मिलेगा z रनिंग 0 to 1, x का हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 1/3 कांस्टेंट है तो इसका आ गया 1/3 इंटू एक्स, और z स्क्वायर एज इट इज 1 का इंटीग्रल x। ठीक, अब इंटीग्रेशन तो बचा है z के रिस्पेक्ट में और लिमिट हो गई 0 to 1। फिर वही लोअर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ अपर लिमिट लगाएंगे, तो अब रिजल्ट आता है आपके पास 1/3 प्लस 1/3 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, dz 1/3 प्लस 1/3 ये हो गया 2/3 प्लस जेड स्क्वायर इंटीग्रल z रनिंग 0 to 1 dz। सॉल्व किया इसको तो 2/3 z प्लस z क्यूब बाई 3, इस पर लिमिट 0 to 1, तो ये आपके पास आया 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/3, और आंसर इज 1। ऑप्शन में 1 कहाँ है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट लिमिट पर इतना आसान सवाल है, लेकिन उसको भी सिंप्लीफाई जब कर रहे हैं आप, तो वो भी लेंदी प्रोसेस में जा रहा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में वो लेंदी जा रहा है। इसी तरीके से जब आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जैसे अगला सवाल है, इसी तरीके से अब हम सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को सॉल्व कीजिए। -1 to 1, -2 to 2, -3 to 3, x y z dx dy dz। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन आपको मिल गई कि ये लिमिट x की है, पहला इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, दूसरा फिर y के रिस्पेक्ट में है, तो ये लिमिट y की है, और ये लिमिट z की है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो गए। एक तरीका तो यह है कि मैं इसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं सोचता, जैसा ये इंटीग्रल है मैं इसको वैसे ही सॉल्व करता हूँ। तो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पहला है तो y z तो कांस्टेंट है, इसको बाहर किया और x का इंटीग्रल आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, इस पर लिमिट -3 to 3। ठीक, फिर बचा dy dz। जब आप -3 to +3 इस लिमिट को इसमें अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा -1 to 1, -2 to 2, yz/2, और यहाँ पर आपने लिमिट लगाया 3 का स्क्वायर 9, माइनस लोअर लिमिट -3 का स्क्वायर, फिर 9 आ गया। ठीक, तो 9 - 9 दैट इज 0। तो एक तरीका तो यह है कि मैंने इसको 0 निकाल दिया सिंपली सॉल्व करके, जो एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये भी तो है कि अगर लिमिट -a to +a है और फंक्शन ये आपके पास इंटीग्रल करना है, और अगर आप ये पहचान जाएं कि ये फंक्शन इवन है, तो इस इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 × 0 to a f(x) dx। लेकिन अगर ये फंक्शन ऑड है तो उस कंडीशन में ये इंटीग्रल -a to a f(x) dx कन्वर्टेड इनटू 0। ये प्रॉपर्टी वाइज है, किसकी? इवन और ऑड की डेफिनेशन वाइज। तो जब हमने लिमिट को देखा कि ये -3 से +3 है, x के रिस्पेक्ट में करना है, और fx कितना है? fx है x, और x कैसा फंक्शन है? x इज ए ऑड फंक्शन। तो जब x ऑड फंक्शन है तो बाय द इंटीग्रल प्रॉपर्टी इसका -3 to +3 पर x का इंटीग्रेशन रिजल्ट शुड बी 0। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ओरली समझते हुए कि इवन ऑड हमें पता है, लिमिट माइनस से प्लस दी गई है, तो हम इवन ऑड चेक करें। अगर फंक्शन इवन है तो हम इस लिमिट को लिख सकते हैं 2 × 0 to 3,
लेकिन अगर फंक्शन ऑड है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल 0 है। भाई अब डबल हो या ट्रिपल हो, इंटीग्रल एट ए टाइम तो एक ही का करते हो आप, है ना। तो इस हिसाब से इसको समझ सकते हो सवाल। तो इस सवाल का रिजल्ट 0 निकल के आया है दोनों कंडीशन में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 3 में आप फिर वही कांस्टेंट लिमिट है, इस बार मैंने माइनस से देकर मैंने इस बार 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 दे दिया। तो वैसे ही इसका सोल्यूशन करना है जैसे ये सवाल है, फंक्शन वही लिया है मैंने, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक। तो पहले आपने x के रेस्पेक्ट में जब किया इसको, तो ये आपके पास आया x² आएगा, 2 को मैंने बाहर कर दिया है, इस पर लिमिट है 2 से 3, फिर बचेगा dy/dz। इस पर जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 9 - 4 yz/2 1 to 2 0 to 1 dy/dz। तो ये 5/2 आ गया, 5/2 को हमने बाहर कर दिया और अब हमने इंटीग्रल कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक। तो y का रिजल्ट कितना आया, y का रिजल्ट आया y²/2। इस पर लिमिट है 1 से 2 और फिर बचेगा z के रिस्पेक्ट में। लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे आप, तो आंसर आएगा 1/2 को बाहर कर दिया तो 5/4 0 to 1 z, 2 का स्क्वायर 4 - 1, तो ये आ गया 3, तो 15/4 बाहर हो गया और z आपके पास है, z का इंटीग्रल z²/2 0 to 1, इससे आपको मिला 15/4 × 1/2 दैट इज 15/8। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 15/8। इस तरीके से ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैंने फिर ट्रिपल इंटीग्रल निकाला, लेकिन इस बार आपको वेरिएबल लिमिट दी है, वेरीज लिमिट फॉर्म दी है, कांस्टेंट लिमिट फॉर्म नहीं है। तो कांस्टेंट लिमिट फॉर्म नहीं है तो लिमिट में वेरिएबल देख रहे हैं आप x और z है, तो या तो ये देख लो कि x और z है, क्या मिसिंग है y, तो ये लिमिट y की है, ऐसे समझ सकते हो। या ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y है, तो पहले इंटीग्रल पर रिजल्ट जो लिमिट है वो y की है, उसके बाद इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x है, दूसरे इंटीग्रल पर लिमिट x की है, फिर z के रेस्पेक्ट में है तो लास्ट लिमिट z की है। जैसे ही आप लिमिट फॉर्म को समझे तो अब तुम्हें इंटीग्रल करना है। तो पहले y के रेस्पेक्ट में जब आपने किया तो आया xy प्लस y²/2 प्लस zy, इस पर x - z से x + z dx dz 0 to z और -1 to +1, राइट। इसको जब सिंप्लीफाई आपने किया, z रनिंग -1 to +1, x रनिंग 0 to 2 0 to z, और जब अपर लिमिट लगाई आपने y की जगह तो आया x × x + z प्लस x + z का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस z × x + z, ये आपको मिला अपर लिमिट में, माइनस लोअर लिमिट आप लगाएंगे x × x - z प्लस x - z का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस z × x - z, ठीक। इस तरीके से आपने वैल्यू रखी एंड देन dx एंड dz, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद सोल्यूशन करेंगे, कुछ कटता है तो काटेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फिर इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और उस पर ये लिमिट लगा के सारा फंक्शन z में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल को आप ट्राई करें, कंप्लीट करें। मैं इसका ऑप्शन आंसर दे रहा हूँ। मैं इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 0, यानी इसका रिजल्ट 0 आना है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस न्यूमेरिकल को आप सभी कीजिएगा कंप्लीट इसको। इसी फॉर्मेशन में अब जब आपने चारों तरह के सवाल देखे कि जब लिमिट सिंपल होती हैं तो न्यूमेरिकल थोड़ा छोटा होता है, जब लिमिट बढ़नी शुरू हो जाती है तो न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन बढ़ जाती है इंटीग्रल में और वो लेंदी होता चला जाता है, और जैसे ही लिमिट को वेरीज फॉर्म में दे दिया तो वेरीज फॉर्म में देने पर यानी वेरिएबल लिमिट में देने पर वो न्यूमेरिकल और ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो जब ये सारी परेशानियां ट्रिपल इंटीग्रल में दिखी तो फिर ये ट्रिपल इंटीग्रल के बाद एरिया आता है, वॉल्यूम आता है, मास आता है। जब ये चीज़ें निकालने के लिए आई, आगे एप्लीकेशंस में आप गए तो फिर ये प्रोसेस और ज़्यादा लेंदी होता चला गया। सिंपल तो बना ही नहीं। अब इसको सिंपल बनाने के लिए फिर डिरिचलेट आया।
जिसने इसको बीटा गामा के बेसिस पर सॉल्व किया कि हम इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे ही नहीं, उसको कन्वर्ट करेंगे बीटा गामा में या डिरिचलेट फॉर्म में, और कन्वर्ट होने के बाद तब हम उसको डायरेक्टली इवेलुएट कर देंगे। तो पहले जो फॉर्मेशन डिरिचलेट का बना वो डबल इंटीग्रल के लिए बना। तो डबल इंटीग्रल का स्टेटमेंट क्या है वो आपके सामने है। द वैल्यू ऑफ द डिरिचलेट इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल ओवर ए डोमेन x to the power l minus 1 y to the power m minus 1 dx dy, where d is the domain bounded by x and y greater than equals to 0 यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड x plus y is less than equals to 1, एक के बराबर या एक से छोटा होना चाहिए। तो उस बेसिस पर इस इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या बना, यानी डबल इंटीग्रल ओवर डोमेन x to the power l minus 1 y to the power m minus 1 dx dy, ये किसके बराबर है बाय यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल। तो ये फॉर्मेशन बराबर है गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस 1। ये फॉर्मेशन डबल इंटीग्रल का इसके बराबर है। तो हमें एक सवाल कैसे सॉल्व करना है, पहले तो ऑप्शन देख लो इसका, इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ये राइट हैंड साइड फर्स्ट वन, यानी पांचवें का ए इज द आंसर। अब न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है, तो न्यूमेरिकल में आपको ये समझना है कि आप अपने न्यूमेरिकल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इट टू दिस फॉर्म। जब आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वहां से एल और एम निकालिए और डिरिचलेट थ्योरम का यूज करके इस राइट हैंड साइड में एल और एम डाल दीजिए। तो बिना इंटीग्रल किए, बिना लिमिट निकाले या लगाए आप रिजल्ट सीधे निकाल देंगे। अब इतनी बात जो मैंने कही, इस पर प्रैक्टिस बेसिस पर मैंने एक सवाल ले लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एरिया फाइंड करना है, रीजन बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एम और एन दोनों ही पॉजिटिव हैं, और ये रीजन है, डोमेन जो है वो ये है। तो डिरिचलेट कहता है कि सबसे पहले आप लेट करें x अपॉन ए टू द पावर m इसको u, y अपॉन बी टू द पावर n इसको v। उसके बाद x और y की वैल्यू निकालें। तो पहले तो पावर को हटाऊंगा मैं, u की पावर 1 अपॉन m, y अपॉन b इज इक्वल टू v की पावर 1 अपॉन m। इसके बाद x की वैल्यू आई a u की पावर 1 अपॉन m, और y की वैल्यू आई b v की पावर 1 अपॉन m। ठीक, x और y निकल गए। फिर मैंने dx निकाला, dx आया a बाय m u की पावर 1 अपॉन m माइनस 1 du, dy निकल कर आया b बाय n v की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 dv। ये चारों पांचों वैल्यूज निकाल दी। जब ये निकल जाएं, अब ऐसा करने से हुआ क्या कि अगर आप देखें स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट कहता है कि x और y पॉजिटिव होने चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए। तो अब जरा देखिए आप अपने फॉर्मेशन में कि ये हमारे पास 1 तो है, लेकिन ये खाली x नहीं है, ये खाली y नहीं है। आप देख रहे हैं अच्छे से, अगर ये खाली x खाली y होता तो मैं u और v लेट नहीं करता। u और v लेट कब करना है, जब ये खाली x खाली y ना हो। तो हमें दिख रहा है कि x अपॉन ए टू द पावर m है, तो ये सोलो x नहीं है, तो हमने इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। अब u और v मानने के बाद जब मैं इनकी वैल्यू को इसमें पुट करूंगा इस सरफेस में, इस डोमेन में, तो ये मिलेगा u प्लस वी इज इक्वल टू 1 मिलेगा। और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है पिछले स्टेटमेंट में। आप समझिए इसको, भाई x और y की जगह u v आ गए और उनकी वैल्यू 1 के बराबर है या 1 से छोटी होनी चाहिए। उसके अलावा इसने कहा है कि दे आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, u इज ग्रेटर देन 0, v इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ये पहले डिरिचलेट के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर हमने ये सारी चीजें निकाल दी। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी जानते हैं, एरिया बराबर होता है डबल इंटीग्रल dx dy। ये एरिया होता है। इस एरिया में आपको dx dy की वैल्यू चाहिए जो आपको यहां से मिलेगी, इसलिए हमने ये चारों चीजें निकाली। तो dx dy जैसे ही इसमें पुट कर दोगे तो ये आएगा a बाई m u की पावर 1 अपॉन m माइनस 1 du इंटू b बाय n v टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 dv। और इसमें से कांस्टेंट को अगर बाहर कर देंगे आप, तो आपके पास बनेगा a अपॉन a b अपॉन m n डबल इंटीग्रल
u टू द पावर 1/m-1 v टू द पावर 1/n-1 du dv। अब ज़रा सिर्फ केवल इस पार्ट को देखिएगा, ये पार्ट और इस न्यूमेरिकल का ये पार्ट मिल गया सेम। तो यहाँ से आपको u की पावर में जो मिल रहा है वो l है, v की पावर में जो मिल रहा है वो m है, और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक, तो ये हमें मिलेगा ab/mn, यहाँ है गामा 1/m, गामा 1/n अपॉन गामा 1/m प्लस 1/n प्लस 1। ठीक, ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि m और n ओपन नहीं थे, ये m और n में, तो इसका आंसर ऐसे ही आएगा। तो अभी इस ऑप्शन को ढूंढिए कहाँ पर है, ab/mn, ab/mn एक तो b में है और इसमें है, यहाँ है 1/a 1/b, जबकि यहाँ है 1/m, तो ये इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आप देखिए हमने न्यूमेरिकल का एरिया इन सिंपल वर्ड्स में निकाल दिया। ये शॉर्टकट मेथड है, सोचिए अब इस चीज़ को। ऐसे ही जब डिरिचलेट ने डबल इंटीग्रल को सॉल्व करने का फॉर्मेशन दे दिया, तो फिर उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल में भी फॉर्मेशन आ गया डिरिचलेट की तरफ से, और वो लगभग सिमिलर इसी से ही मैचअप हुआ डबल इंटीग्रल से, बस तीसरा एक्सिस उसमें ऐड हो गया। तो डिरिचलेट इंटीग्रल कहता है अपने स्टेटमेंट ट्रिपल इंटीग्रल के लिए कि यदि इंटीग्रल की फॉर्म कुछ ऐसी है, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए वॉल्यूम x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx dy dz, where v is bounded by, तीनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, यानी x is greater than equals to 0, y greater than equals to 0, z greater than equals to 0, और इन तीनों की वैल्यू इस लाइन से छोटी होनी चाहिए, x plus y plus z less than equals to 1। अगर है तो सीधे फॉर्मूला ये है, और अगर नहीं है तो पहले ऐसी कंडीशन बनाइए मेक। अगर लीनियर फॉर्म में ऑलरेडी रीजन दिया गया है तो डायरेक्टली आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर नहीं है जैसे पहले वाला सवाल दिखाया, तो आप अपनी तरफ u v w मान लेंगे। डन। तो इसका स्टेटमेंट फॉर्मूला क्या बना, अगर आपको याद नहीं है मैं लिख देता हूँ ये मैं, क्योंकि ये सीधे फॉर्मूले बेस्ड हैं, डेफिनेशन बेस्ड सवाल हैं, इस पर बेस फिर मैंने आगे न्यूमेरिकल पिक किया है। तो ये बराबर होता है गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो अब ये ऑप्शन में ढूंढिए ये कहाँ पर है, उसके हिसाब से इसको आंसर कर दीजिए। ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, ये था न्यूमेरिकल नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्योंकि अभी आपने ट्रिपल इंटीग्रल का फॉर्मूला देखा, तो अब मैं आ गया इसके वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम हमें बताना है सॉलिड का, ये सॉलिड का सरफेस एरिया है, सरफेस फॉर्म है, और ये बाउंडेड है कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी 0 0 0। कोऑर्डिनेट प्लेन का मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 से लेकर यहाँ तक। लेकिन ये सरफेस लीनियर नहीं है, यानी ये x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं है फिलहाल। तो मुझे इसे बनाना है क्योंकि ये पावर हाफ में है। तो जब डिरिचलेट लगाना है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट अंडर रूट x अपॉन a इसको u मान लिया, अंडर रूट y अपॉन b इसको v मान लिया, अंडर रूट z अपॉन c इसको w मान लिया। अब ये u v w माना और इनकी वैल्यू को मैंने रखा, तो सरफेस बन गया u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 1, बन गया लीनियर। यानी मैं अब डिरिचलेट अप्लाई कर सकता हूँ किस टर्म में, u v w में। एक्स वाई जेड में तो नहीं लगा सकता, लेकिन u v w में अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं डेफिनेटली इसमें डिरिचलेट को अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर अब मुझे सारा सवाल अपना u v w में कन्वर्ट करना है। तो मैंने सॉल्व किया इसको, पहले अंडर रूट हटाया तीनों में से, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो x अपॉन a आया u स्क्वायर, ठीक, y अपॉन b आया v स्क्वायर, और z अपॉन c आया w स्क्वायर। यहाँ से x हो गया a u स्क्वायर, y हो गया b v स्क्वायर, z हो गया c w स्क्वायर। यहाँ से dx आया 2au du, dy आया 2bv dv, और dz आया 2cw dw। ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए। वॉल्यूम होता है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर ए वॉल्यूम dx dy dz, और इन तीनों डेरिवेटिव्स को प्रेजेंट वैल्यू रख दीजिए इन टर्म्स ऑफ u v w। तो 2a 2b 2c कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 8
ए बी सी। उसके अलावा इसमें अब बचा क्या, यू बचा, वी बचा, डब्ल्यू बचा, डी यू, डी वी, डी डब्ल्यू। तो क्लियरली आप देख रहे हैं यू की पावर 1 है, वी की पावर 1 है, डब्ल्यू की पावर 1 है, जबकि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनानी है L माइनस 1, M माइनस 1, N माइनस 1। तो 1 आना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 1। तो उससे ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया और ये बराबर हो गया 8ABC इंटू गामा 2 गामा 2 गामा 2 अपॉन गामा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, राइट। तो गामा 2 तो 1 होता है, 8ABC अपॉन ये आ गया गामा 7, और गामा 7 का मतलब क्या है 8ABC अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया ABC अपॉन 15 छिक्का 90, ABC अपॉन 90। देखिए कहाँ पर रिजल्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप वॉल्यूम भी इजीली टर्म्स में निकाल सकते हैं, ये डिरिचलेट ने हेल्प करने से कहा। इसी तरीके से मास भी निकल सकता है, राइट। तो मास के लिए उसने फर्स्ट ऑक्टेंट बोला है और वही लीनियर फॉर्म है। अब ये लीनियर फॉर्म है, अब मुझे इसको यूवीडब्ल्यू में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ मास का फॉर्मूला लिखा, मास इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल रो डी एक्स डी वाई डी जेड। रो की वैल्यू ये दी गई है मुझे, ये रो है, ठीक, इसकी वैल्यू को रखा, ट्रिपल इंटीग्रल के बाहर किया एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। क्योंकि इसकी पावर 1 1 1 है तो इसको आपने लिख दिया x की पावर 2 माइनस 1, y की पावर 2 माइनस 1, z की पावर 2 माइनस 1 डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये बन गया k गामा 2 गामा 2 गामा 2 अपॉन कितना गामा 7, अभी पीछे सॉल्व किया था, तो ये आ गया k अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 4 के बाद 24 24 24 और 30, 24 या 72, 720 k अपॉन 720, k अपॉन 720 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है k अपॉन 720, ऑप्शन ए। इस तरीके से आप मास निकाल सकते हो। तो आप ये देख रहे हैं मैंने इस सवाल में यूवीडब्ल्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये जो दिया गया रीजन बाउंडेड है फर्स्ट ऑक्टेंट के अलावा, यानी 0 0 0 के अलावा क्लियरली दिख रहा है आपको, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, z इज ग्रेटर देन 0 है, ये तो यहाँ से पता लग गया फर्स्ट ऑक्टेंट से। और बाउंडेड बाय द लाइन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो अगर मैं पीछे इसकी उस पर लेकर जाऊँ डिफाइनिंग फॉर्म पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं डिफाइनिंग फॉर्म को, कि डिफाइनिंग फॉर्म में ये ऑलरेडी किस फॉर्म में दिया गया है, ये देखिए, ये ऑलरेडी x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर लीनियर पावर में ही x वाई जेड है तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है, और अगर नहीं है तब आप इसको यूवीडब्ल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये क्लियर हुआ होगा आपको 9 न्यूमेरिकल। 10 पर आए आप, तो 10 में अब मैं डिरिचलेट की फॉर्म को बता चुका हूँ आपको। इस तरीके से आप निकाल सकते हो एरिया वॉल्यूम मास। मैंने एक एक सवाल इसलिए लिया है, जानबूझकर ज़्यादा सवाल लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप कंसेप्ट को मैं सिखा दूँ तो आप और बाकी न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो नंबर 10 में अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, मैं कहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, जिसमें 2 मेथड हैं, एक डिस्क और एक वॉशर। इस फॉर्मेशन की तरफ जब आप चलते हैं तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता कि 2 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि फिगर बनाना है, फिगर को रोटेट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं न्यूमेरिकल में, तब जाके इंटीग्रल इवैल्यूएट करना होता है। लेकिन प्रॉपर्टी या डेफिनेशन बेस्ड तो बहुत सारे एमसीक्यूज में मुझे दिखते हैं, जिस पर मैंने ये इसके पोर्शन को लिया है। तो इनको डेफिनेटली आप लर्न कर लें, जिन ऑप्शंस को मैं बताऊं उनको लर्न कर लें। तो नंबर 10 में है जैसे, इफ ए प्लेन रिवॉल्व अबाउट एन एक्सिस लाइंग इन इट्स प्लेन। अगर कोई प्लेन है जो रिवॉल्व हो रहा है किसी भी एक्सिस में, उस प्लेन के अंदर उसको रिवॉल्व कर रहे हैं आप, घुमा रहे हैं, देन इट्स एरिया जनरेट्स
तो जो उसका एरिया जनरेट होगा वो जनरेट करके क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड रिवोल्यूशन देगा, लेंथ ऑफ ए सॉलिड रिवोल्यूशन देगा, सरफेस ऑफ ए सॉलिड रिवोल्यूशन देगा, या बोथ बी एंड सी, लेंथ और सरफेस दोनों देगा। तो इसका राइट आंसर है कि अगर किसी भी बाउंडेड एरिया को आप रोटेट करेंगे किसी एक्सिस पर, किसी भी एक्सिस पर, अगर रिवॉल्व का मतलब है रोटेट करेंगे, तो उससे जो एरिया जनरेट होगा उससे हम क्या निकाल पाएंगे, हम फाइंड कर पाएंगे वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड रिवोल्यूशन। तो इस 10 का आंसर है ए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन जनरेट्स होगा, जिससे आप भी निकाल पाते हो। क्वेश्चन नंबर 11, ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कोई आपके पास ट्राइंगल है राइट एंगल, इसको जब आप किसी एक्सिस पर रिवॉल्व करोगे, चाहे एक्स या वाई, आप घुमा रहे हो इसको, रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट करने के बाद इसकी साइड्स, इट्स साइड्स जनरेट, जो इसकी साइड होंगी ट्राइंगल की, वो क्या जनरेट करेंगी, एक स्फीयर या एक एलिप्सॉइड या एक रेक्टेंगुलर सॉलिड या एक राइट सर्कुलर कोन। तो ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, अगर कोई आपके पास ये राइट ट्राइंगल है आपके पास, जब इसको आप रोटेट करेंगे किसी भी वन ऑफ इट्स साइड, किसी भी साइड पर, इस पर, इस पर, इस पर, किसी भी आप साइड पर इसको रोटेट करते हैं, या तो इस पे ले लो या इस पे ले लो, इस पे ले लो, तो जब घुमाएंगे तो घुमाने के बाद शेप तो कोन की ही दिखेगी, पर वो राइट सर्कुलर दिखेगी, यानी कोन जो है घूमते हुए एक सर्कुलर मोड में दिखेगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए राइट सर्कुलर कोन, नंबर 11 का। ठीक है। नंबर 12, ये 12, 13, 14 ये फॉर्मूले बेस्ड है कि क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन का। तो 12वां सवाल है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड जनरेट बाय रिवॉल्विंग द एरिया ऑफ द डिस्क बाउंडेड बाय दीज पॉइंट्स अबाउट एक्स एक्सिस, यानी किसी एरिया को, मतलब किसी एक सॉलिड को हम रिवॉल्व करें अबाउट एक्स एक्सिस, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, x इक्वल्स टू a टू b, तो उस पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का क्या फॉर्मूला है। तो x एक्सिस पर रोटेशन होता है पाई वाई स्क्वायर, मतलब एरिया जो जनरेट होता है वो होता है पाई वाई स्क्वायर। x एक्सिस पर जो एरिया जनरेट होता है वो होता है पाई वाई स्क्वायर, और इस एरिया में अगर हम इसको इंटीग्रल कर दें, सिंगल इंटीग्रल कर दें विद रिस्पेक्ट टू dx, तो वो बन जाता है वॉल्यूम। तो v इक्वल्स टू हो जाता है इसका पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और इसमें अगर हमें लेंथ मिल जाए x की, वो है a टू b, तो फॉर्मूला समझ में आ गया, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स एक्स एक्सिस के अगेंस्ट, और फॉर्मेशन बन गया a टू b। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 12 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये फॉर्मूला हो गया। सेम ऐसे ही अगर उस सॉलिड को y के रेस्पेक्ट में, अगर y एक्सिस पर अगर रोटेट कर दें, तो फिर एरिया जनरेट हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, और y की लिमिट वेरी हो जाएगी, तो y की लिमिट क्या दी है, c टू d, तो इंटीग्रल वॉल्यूम हो जाएगा पाई इंटीग्रल c टू d एक्स स्क्वायर dy। अब ये देखिए कहाँ पर है, c में है ये ऑप्शन, तो 13 का c इज द राइट आंसर। ठीक। इसी तरीके से जब आप 14 पर आते हैं, तो 14 में कहा है कि कोई कर्व है जो y बिटवीन c टू d है, और इसको रोटेट कर रहे हो किसी लाइन पे, यानी पहले दो तो थे एक्सिस पर, अब रोटेशन है लाइन पर, तो जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसका फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू पाई c टू d a माइनस एक्स का होल स्क्वायर dy, ये इसका फॉर्मूला है। ये y के अबाउट है, ये तीनों फॉर्मूले आपको बुक में मिल जाएंगे, बस मैंने इन पर बेस न्यूमेरिकल ले लिए कि ये फॉर्मूले बेस पर पूछ सकता है कि अगर लाइन के अबाउट रोटेशन है तो फॉर्मूला क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन है तो फॉर्मूला क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन है तो फॉर्मूला क्या है। तो ये तीन चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो मैंने इसलिए तीनों चीज़ों को ले लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अब ये न्यूमेरिकल फॉर्म आ जाती है। न्यूमेरिकल फॉर्म में मैंने लिया है वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड जनरेटेड बाय रोटेटिंग द एलिप्स, ये एलिप्स है अबाउट द एक्स एक्सिस। ठीक, तो इसको इसी में मैं देखता हूँ, यहाँ ऊपर नीचे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। तो पहले हमने क्या बनाया, ये एलिप्स है, एलिप्स की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब मैंने इसकी ए स्क्वायर को देखा तो ये मिला 4 स्क्वायर। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको हटाकर, तो ये हमें दिया गया है 4 का स्क्वायर, ये दिया गया है 3 का स्क्वायर।
ठीक, ए और बी की वैल्यू 4 और 3 है। जब आप इसको बनाते हो फिगर को तो एक इलिप्स की शेप मिलती है 4 और 3 पर। ये मान लीजिए ये इलिप्स है जिसमें ये तो है 4 की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और ये है 3 की डिस्टेंस। डन। इसके बाद इस इलिप्स को रोटेट करना है एक्स पर, ये एक्स एक्सिस है, ये रोटेशन हो रही है। तो अब रोटेशन हो रही है ऐसे, अब इसको देख रहे हैं अब ये रोटेट हो रहा है ये इस तरीके से, तो रोटेशन इसकी ये आएगी पूरी। डन। अब इस रोटेशन पर एक्स एक्सिस पर है तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक की है भाई, आपके पास तो इलिप्स तो ये पूरा है, तो जब ये रोटेट हो रहा है तो x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक की हो गई, सॉरी x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक की पूरा रोटेशन हो गया, यानी -4 टू +4। तो ये आ गया पाई -4 टू +4। वाई स्क्वायर की वैल्यू इससे निकाल दीजिए, तो इससे वाई स्क्वायर क्या मिला, वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो वाई स्क्वायर आ गया 9/16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9/16। तो 9/16 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। 9/16 को बाहर कर दिया तो 9π/16, और ये फंक्शन इवन है, x की जगह -x रखेंगे तो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो ये लिमिट कन्वर्ट हो गई 2 इंटू 0 to 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 8 टाइम कैंसिल हो गया तो ये आ गया 9π/8, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा 16x माइनस x³/3। इस पर अपर लिमिट लगा दीजिए तो वो आ गया आपका 9π/8 और 64 माइनस 64/3, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 9π/8 ये आ गया आपका 3 चौक 12, 3 6 18 19, 192 माइनस 64/3। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको 9π/8 8, 12 में से 4 गए 8, और 8 में से 6 गए 2, 128/3। 3 से ये 3 टाइम कैंसिल, और 8 एकम 8, 8 6 48, 8 एकम 8, 8 6 16 8 128, तो 16 तिया 48, 48 पाई मुझे इसका आंसर दिख रहा है कैलकुलेशन करने के बाद। तो 48 पाई इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये ऐसे करने होते सवाल, रोटेशन कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर दीजिए। अब ऐसे जैसे ही अगला सवाल आया तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x यानी पैराबोला है, और y की इवन पावर है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है। मान लीजिए कि रफली आपने फिगर ले लिया, पैराबोला की शेप ये आपके पास आ गई, ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ठीक। इसके बाद है y बराबर 3x, y बराबर 3x क्या एक लाइन है, x बराबर 0 पे y बराबर 0, x बराबर 1 पे y बराबर 3, तो ये एक लाइन आ गई, ये इस तरीके से y बराबर 3x, ये लाइन हो गई। अब ये लाइन होने के बाद ये रोटेशन है, और इसने कहा है कि इस रोटेशन को x एक्सिस के अबाउट कीजिए, यानी रोटेशन ये करना है। तो ये गैपिंग है, केवल आपके पास ये फॉर्म है, तो ये इधर आएगा, तो यानी अगली शेप में ये आपको दिखेगा रोटेट करते हुए ये इधर, और ये इधर, ठीक, कुछ ऐसा आपको रोटेट दिखेगा, ये रोटेशन होते हुए ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये आप माइनस कर देंगे। तो एक, क्योंकि x के अबाउट है तो फॉर्मूला हो गया v का पाई y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर डी एक्स, ठीक। और लिमिट जो है उसकी आप यहाँ से यहाँ तक की पिक कर लेंगे, जो भी बाउंडेड पोर्शन है। तो ये मिल जाएगा आपको। लिमिट कैसे निकलेगी, y स्क्वायर बराबर है 9x और y बराबर है 3x,
तो y की वैल्यू 3x इसमें रख दी, तो 9x² माइनस 9x इक्वल्स टू 0, 9x कॉमन, x माइनस 1, तो आपको मिला x बराबर 0 एंड x बराबर 1। जब x बराबर 0 पुट किया तो ये मिल रहा है हमें 0 0 और 1 3, ऐसे हमें मिल रहा है ये पॉइंट। तो जो x के पॉइंट हैं इसमें, है ना, x के पॉइंट जा रहे हैं 0 से 1, तो 0 से 1 पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहला जो कर्व है ये पैराबोला का है, जिस पे हम ले रहे हैं y1, बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं हम, इसमें से, है ना, इस पूरे में से हम इसको घटा देंगे तो यही बचेगा। तो y² की जगह आ गया 9x, यानी पाई 9x और माइनस y2 है आपका स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर 9x² dx, और लिमिट है 0 to 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा, 9 तो बाहर हो गया, 0 to 1, x²/2 माइनस x³/3, और इस पर लिमिट है 0 to 1, पाई 9 1/2 माइनस 1/3, तो ये हो गया आपका 3 माइनस 2 यानी 1/6, पाई 9/6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3π/2, 3π/2 यानी B इज़ द राइट आंसर 16। तो इस तरीके से ये निकालना होता है, राइट। नंबर 17, अब हमने वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन भी ख़त्म किया, अब हम आ रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल पर। तो पहला सवाल इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्या कह रहा है उसको आप सभी समझिएगा, क्योंकि अब ये बिल्कुल डिफरेंट पोर्शन आ गया। तो इस पहले सवाल में मैंने क्या डाला है, मैंने कुछ इंटीग्रल की फॉर्म को आपके सामने रखा। 17 में ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 इंटीग्रल की फॉर्म रखी हैं, जिसमें पहले पर है 1 से इन्फिनिटी, दूसरे पर है -∞ to 0, तीसरे पर है -∞ to +∞, चौथे पर है 0 to ∞, और पांचवें पर है 0 to 1। उसके अलावा फंक्शंस हैं, पहले में है 1/√x, दूसरे में है e⁻²x, तीसरे में है न्यूमरेटर यानी 1/x² एक पॉलिनोमियल, चौथे में है e⁻−x ऊपर है और डिनोमिनेटर में √x है, और छठे में 1/x² है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का मतलब क्या है कि फंक्शन की जो लिमिट है, जो इंटीग्रल की लिमिट है, उस लिमिट में लोअर और अपर पर इन्फिनिटी होना चाहिए, या तो लोअर पे या अपर पे या दोनों पर, और वो इन्फिनिटी लिमिट फंक्शन को अनबाउंड कर रही हो, वो टाइप का फॉर्म इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है। तो अगर पहले में देखें आप, तो पहले सवाल में अपर लिमिट पर इन्फिनिटी है, और इस अपर लिमिट पर जो इन्फिनिटी होनी है, जिसकी वजह से ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बन जाता है। दूसरे सवाल में देखें तो दूसरे सवाल में -∞ है लोअर लिमिट पर, जो कि इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बना देती है, क्योंकि इन्फिनिटी प्रेजेंट है। तीसरे पार्ट में अगर आप देखें तो तीसरे पार्ट में -∞ और +∞ दोनों दे रखी हैं लोअर और अपर लिमिट पर, तो तीसरे पार्ट में ये सवाल को फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि लोअर या अपर लिमिट इन्फिनिटी होनी चाहिए। चौथे सवाल में 0 to ∞ तो है ना, 0 to ∞ तो है, लेकिन अगर आप इसकी टर्म को देखें तो 0 जो पॉइंट है, इन्फिनिटी को छोड़ दीजिए, 0 जो पॉइंट है वो अनबाउंड कर रहा है। चौथे सवाल में देखिए, इसमें अगर इन्फिनिटी लिमिट आप यहाँ रखते हैं e⁻−∞ 0 और इन्फिनिटी यहाँ रखते हैं तो 1/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है रिजल्ट इज 0, इन्फिनिटी पर रिजल्ट 0 मिल रहा है, लेकिन अगर 0 डालते हैं तो 0 कर रहा है इसको अनबाउंड, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये 0 जब अनबाउंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ से नहीं हो रहा है, या तो इन्फिनिटी करे या इन्फिनिटी प्रेजेंट हो, दो चीज़ें हैं। तो इन्फिनिटी प्रेजेंट है, तो इन्फिनिटी के प्रेजेंट होने से वो फंक्शन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है, जैसे मैंने आपको समझाया था वीडियो लेक्चर में। लेकिन इसमें 0 इसको अनबाउंड कर रहा है, तो ये फर्स्ट काइंड का टाइप नहीं है। ऐसे ही इसमें इन्फिनिटी लिमिट है ही नहीं, इसमें सिर्फ 0 और 1 है। अनबाउंड क्या कर रहा है, अनबाउंड 0 कर रहा है इसको।
तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ फाइनाइट वैल्यू इन दो में, फोर्थ और फिफ्थ में फाइनाइट वैल्यू अनबाउंड कर रही है। अनबाउंड का मतलब है डिसकंटिन्यूअस, यानी फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल फिर कौन सा मिला आपको? ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। ये है सवाल पहला, जिसमें आपको ये पहचानना होगा। मैंने अपने तरीके से 5 सवाल डाल के 5 इंटीग्रल डालकर ये पूछा कौन कौन से कर रहे हैं। हो सकता है 5 ना आए, कोई एक ही आए, एक कोई लिख कर दे और कह दे कि इसको बताइए ये कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है या नहीं। तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यानी ये डेफिनेशन बेस्ड सवाल हुआ कि आपको ये पता हो कि किस टाइप का इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होता है। ये तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेम जब आप इस पैटर्न को समझे तो 18 में आए। 18 में मैंने फिर दोबारा से इस बार 6 दे दिया आपको एग्जाम्पल और कहा कि सेकेंड काइंड कौन सा है। तो सेकेंड काइंड के लिए ये तो क्लियर आपको पता लग गया कि इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। सेकेंड काइंड में तो फाइनाइट लिमिट वैल्यू होती है सेकेंड काइंड में, तो यानी पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है। दूसरे, पांचवें और छठे में आप देखिए इसमें इन्फिनिटी लिमिट नहीं है। तो जब इन्फिनिटी लिमिट नहीं है तो ये टाइप कौन सा हो गया? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि दूसरे में अपर लिमिट पर ये अनबाउंड है, और पांचवें सवाल में 1 पर भी है और 4 पर भी है, दोनों ही लिमिट पर अनबाउंड है, और छठे में लोअर लिमिट पर है। तो ये कंडीशन आपको सेकेंड काइंड में मिली है। तो आंसर सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स्थ, सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये सेकेंड काइंड के इंटीग्रल की पहचान। नंबर 3 में मैंने वही 6 एग्जाम्पल लिए और वही 6 एग्जाम्पल लेकर मैंने कहा कि अब आप इन 6 एग्जाम्पल में पहचानिए कि थर्ड काइंड कौन सा है। तो थर्ड काइंड की मैं डेफिनेशन में मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्म लिमिट तो होगी 0 टू इन्फिनिटी और इसमें e की पावर का फंक्शन होगा। अगर e की पावर का फंक्शन है तो वो फॉर्म थर्ड टाइप में चली जाती है। तो थर्ड टाइप के लिए अगर आप देखें तो इन्फिनिटी इसमें भी है, इन्फिनिटी इसमें भी है, इन्फिनिटी इसमें भी है और कहीं तो नहीं है। तो इन 3 में इन्फिनिटी है, तो इन 3 में इन्फिनिटी में e की पावर x का फंक्शन कहाँ है? फोर्थ में। तो केवल और केवल फोर्थ इज ए टाइप ऑफ थर्ड काइंड, क्योंकि थर्ड काइंड की डेफिनेशन कहती है कि उसके नॉट ओनली दैट पॉइंट पर वो मतलब उस पर तो नहीं होगा अनबाउंड, उसके नियर इक्विवेलेंट पॉइंट पर ये अनबाउंड हो जाएगा, राइट। तो इसके बेसिस पर ये इसका हुआ आंसर नंबर 4। तो ये तीनों ही सवाल हुए पहले ये पहचानना कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, सेकंड काइंड क्या होता है, थर्ड काइंड क्या होता है, यानी तीनों की डेफिनेशन पता हो। और डेफिनेशन खाली ऐसे ना पता हो, आप न्यूमेरिकल देखकर पहचान जाएं कि ये किस टाइप का है। तो यानी आपसे सवाल पूछा जा सकता है इस टॉपिक में कि विच टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20। ये भी एक थ्योरम बेस्ड है जिसमें डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, उसका बेस मैंने बनाया ये। फॉर ए फंक्शन एफ एक्स विच चेंजेस इट्स साइन, कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस एफ एक्स हो जाता है। एंड इफ ए टू इन्फिनिटी मॉड एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस, यानी कन्वर्जेस का मतलब हो गया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अगर मॉड एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस है देन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज क्या होगा? वो कन्वर्जेस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेस, डाइवर्जेस, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है कन्वर्जेस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेस, बोथ ए एंड बी। नंबर 21, ये 21 रिलेट कर रहा है कंपैरिजन टेस्ट को। समझिए, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू पॉजिटिव फंक्शंस, ये कोई दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं ए कॉमा इन्फिनिटी के अंदर इस इंटरवल में, सच दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल्स टू एल, वेयर एल फाइनाइट होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ये भी आपको पता है कंपैरिजन टेस्ट में। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है एफ एक्स और जी एक्स के साथ, देन क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स बिहेव लाइक, क्या उनका बिहेवियर एक जैसा हो जाता है?
ऑप्शन बी, बोथ दोनों इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स और जी एक्स डी एक्स कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर। जब उनका बिहेवियर एक जैसा हो जाता है तो दोनों कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट भी एक जैसे ही करती हैं। अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट है, और एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट है। ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी कि एफ एक्स तो कन्वर्जेंट होगी लेकिन जी एक्स डाइवर्जेंट होगी। या ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो क्लियरली आपको पता है कि कंपैरिजन टेस्ट अगर लाई करता है, कंपैरिजन टेस्ट अगर फुलफिल करता है अपनी इस कंडीशन को, तो फंक्शन का बिहेवियर भी एक जैसा हो जाता है एफ एक्स और जी एक्स का इंटीग्रल फॉर्म में, और दोनों ही जब बिहेवियर सेम हो जाता है तो कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर करती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों आंसर सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये था कंपैरिजन टेस्ट बेस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पी सीरीज पर बेस्ड मैंने, पी टेस्ट जो है उस पर बेस्ड मैंने दो क्वेश्चन बनाए। एक ये पूछ सकता है कि जो पी सीरीज है, पी सीरीज इसको बोलते हैं पी सीरीज, ओपन करेंगे पी सीरीज बन जाएगी। इस पी सीरीज में डाइवर्जेंट की कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डाइवर्जेंट इन द पी सीरीज? तो डाइवर्जेंट कब होता है? पी इज ग्रेटर देन 1 पर, या पी इज लेस देन 1 पर, या पी इक्वल्स टू 1 पर, या बोथ बी एंड सी। तो आपको पता होना चाहिए कि पी सीरीज P इज ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट है, और P इज लेस देन इक्वल्स टू 1 पर डाइवर्जेंट है। ठीक, तो अगर आपको ये याद है तो ये दोनों सवाल हो जाएंगे। डाइवर्ज पूछ रहा है तो आपके B और C सही हैं, तो यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अगर कन्वर्जेंट पूछ रहा है तो आपको पता है कि ग्रेटर पर होती है, तो A इज द राइट आंसर। तो इस तरह से भी पी टेस्ट में वो पूछ सकता है। जब ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं तो फिर उसके बाद कुछ और डेफिनेशन बेस्ड ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें मैंने पहला सवाल लिया है कि ये जो इंटरवल है ए टू इन्फिनिटी, ये इंटरवल कैसा इंटरवल कहलाता है? क्या ये फाइनाइट इंटरवल है, या ये इनफाइनाइट इंटरवल है, या बाउंडेड इंटरवल है, या अनबाउंडेड इंटरवल है? तो आपको क्लियर दिख रहा है कि इन्फिनिटी होने से ये पता लग गया कि ये इनफाइनाइट इंटरवल है, लेकिन इन्फिनिटी या ए कोई भी पॉइंट अनबाउंड कर सकता है फंक्शन को, और एक ये तो कंसिडरेबल होगा कि अनबाउंडेड इंटरवल तो ये है ही है इन्फिनिटी पर। तो इसके दो का आंसर ठीक है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, कि ये इंटरवल इनफाइनाइट इंटरवल भी है और अनबाउंडेड भी है। नंबर 25, द इंटीग्रल a to infinity 1 upon x to the power 5 dx where a is greater than 0 is improper integral of first kind, proper integral of first kind, improper integral of second kind, we cannot say। क्या इसका आंसर होगा? अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, फाइनाइट नंबर है, तो आप कुछ भी x की जगह फंक्शन में डाल दीजिए, क्या उसको वो अनबाउंड करेगा? नहीं। दूसरा, अगर आप इन्फिनिटी को भी x टू द पावर 5 में पुट करते हैं तो क्या ये इसको अनबाउंड करेगा? नहीं। तो इसका मतलब 25 इज द आंसर। इसका आंसर है कि ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है। तो 25 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्रॉपर इंटीग्रल। 26, फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। यहाँ से अब न्यूमेरिकल सेक्शन मैंने लिया इस टाइप में कि इसमें छोटे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि इसका कन्वर्जेंस बताइए कि कन्वर्जेंट करेगा या डाइवर्जेंट करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि किस पर फंक्शन अनबाउंड हुआ। तो हमें क्लियर दिख रहा है इस पहले सवाल में कि जब लोअर लिमिट डालते हो आप, लोअर लिमिट, तो ये इन्फिनिटी आ रहा है फंक्शन, यानी एट x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन इज अनबाउंडेड हो रहा है, यानी इन्फिनिटी आ रहा है। और जब इन्फिनिटी आ रहा है तो इस जीरो को, क्योंकि फाइनाइट नंबर है तो ये सेकंड काइंड हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। और जब ये सेकंड काइंड हो गया तो वो कहता है कि इसमें एप्सिलॉन जोड़ दो। तो आपने कहा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 अपॉन रूट x
dx लिमिट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x टू द पावर, ये माइनस हाफ हो गया तो ये आ गया x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 लिमिट एप्सिलॉन टू 1। माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ होगी तो 2 ऊपर आ जाएगा। लिमिट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ बचा x टू द पावर हाफ है, ठीक है ना, तो 1 डालेंगे तो 1 की पावर हाफ माइनस एप्सिलॉन की पावर हाफ, और जब एप्सिलॉन को टेंडिंग टू 0 पहुंचाएंगे तो 0 की पावर हाफ 0, तो ये आया 1 की पावर हाफ, यानी आपको वैल्यू मिली फाइनाइट 2। और 2 जब फाइनाइट आपको मिला तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये आपको मिला कन्वर्जेंट। तो 26 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, ये इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल में जब आप आए तो दूसरे सवाल में आपको दिख रहा है कि 1 log 1 0 होता है, 1 डालेंगे तो ये तो अनबाउंडेड नहीं कर रहा, लेकिन जैसे इन्फिनिटी डालेंगे तो यस इन्फिनिटी इसको अनबाउंड कर रहा है, लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो ये जैसे ही अनबाउंड कर रहा है, इन्फिनिटी पर कर रहा है, तो आपको पता लगा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ, ये फर्स्ट काइंड का है। और जब ये फर्स्ट काइंड का सवाल है तो इसमें अपर लिमिट के लिए हमने b ले लिया इन्फिनिटी में, b टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 to b log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और इसको फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व किया। तो लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी फर्स्ट log x है इनटू सेकंड का इंटीग्रल करेंगे तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -2 + 1 हो गया आपका 1 अपॉन x, और -2 + 1 नीचे करोगे तो माइनस में आ जाएगा -1। इस पर लिमिट 1 to b माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, इसका आया माइनस का 1 अपॉन एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रल आप सॉल्व जब करेंगे, कर लेना इसको, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, तो फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपको अभी सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। तो जब इसमें अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पर तो ये आएगा आपका माइनस लॉग b अपॉन b माइनस लॉग 1 होता है 0। ठीक, तो ये तो इतना मिला। इसमें जब आप करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक भाई, ऊपर करेंगे तो -2 + 1 यानी -1, और नीचे आ जाएगा -2 + 1 तो नेगेटिव आ जाएगा। और इस पर लिमिट क्या है, इस पर लिमिट भी है आपकी वही 1 to b। तो यहाँ आपको मिला, ये लिमिट लगी रही है, लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस लॉग b अपॉन b, और यहाँ आ गया आपका माइनस का b प्लस का 1। ठीक, इसमें जैसे ही b टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप लगाएंगे तो b टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने के बाद आपको यहाँ पे टर्म क्या दिखेगी, b टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालने पर, सॉरी, ये जब आप b डालेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन b प्लस 1, ये आएगा जी। तो इस टर्म में आप जब इसमें सोल्यूशन रखेंगे तो b की जगह जैसे इन्फिनिटी आपने रखा तो समथिंग अपॉन, मतलब इन्फिनिटी का मतलब क्या है 1 अपॉन 0, तो 0 से मल्टीप्लाई जैसे ही लॉग इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 आ गया, तो ये मिला 0, ये मिला 0, ये मिला +1, तो इसका आ गया आंसर +1, और +1 का मतलब है फाइनाइट, और फाइनाइट का मतलब है कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये था 27। ऐसे ही जब आप 28 पर आएंगे तो 28 में कन्वर्जेंट आपको प्रूफ करना है, ये आपके पास फॉर्म है, कन्वर्जेंस आपको बतानी है, और वही इसके सॉल्व करने का तरीका है कि tan 0 0 होता है, और tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसमें आपने वही किया, ये सेकंड काइंड का सवाल है। सेकंड काइंड में आपने क्या किया, लिमिट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और 0 to π/2 माइनस एप्सिलॉन और 10x dx। 10x का इंटीग्रल log sec x कर लो या माइनस log cos x कर लो, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 log cos x 0 to π/2 माइनस एप्सिलॉन माइनस
लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 लॉग कॉस पाई बाई 2 माइनस एप्सिलॉन माइनस, यहाँ एक्स की जगह डालोगे 0 तो cos 0 1, यह आ जाएगा log 1। log 1 इज 0, केवल इतना बचा आपके पास, तो ये आया माइनस लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया log साइन एप्सिलॉन। ठीक, और जब इसमें 0 डालेंगे तो साइन 0 आ जाएगा 0, है ना, तो ये बन गया आपका माइनस log 0 और log 0 इज इन्फिनिटी। तो 28 का आंसर आपको मिल रहा है डाइवर्जेंट, क्योंकि ये मिला है इन्फिनिटी, तो 28 इज डाइवर्जेंट। सेम ऐसे ही 29 पर जब आप आएंगे तो 29 में आपको 0 और 1 दिख रहा है और जिसमें 0 इसको अनबाउंड कर रहा है, तो ये सेकंड काइंड का सवाल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। और सेकंड काइंड कहता है कि जो भी अनबाउंड कर रहा है उस पर एप्सिलॉन ले लीजिए, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक, सिंप्लीफाई किया, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, ये आ गया आपका log x और इस पर लिमिट हो गई एप्सिलॉन टू 1, तो ये मिला आपको log 1 माइनस log एप्सिलॉन लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, तो log 1 इज 0 और एप्सिलॉन की लगाओगे तो ये आएगा log 0 और log 0 इज इन्फिनिटी, तो ये आ गया माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी आपको मिला डाइवर्जेंट। तो इस तरीके से कन्वर्जेंस बतानी है। तो मैंने आपको जो इसमें डिस्कस किया, सबसे लास्ट में मैंने लिया इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में मैंने न्यूमेरिकल सेक्शन आपको दिखाए कि न्यूमेरिकल सेक्शन में तो आपके पास छोटे सवाल होंगे कि आप पहले काइंड पहचानो, काइंड पहचानते ही उसमें लिमिटिंग अप्रोच को डालो और उसको इवेलुएट कर दो। उस पर बेस ये 4 सवाल थे, लेकिन उसके अलावा ये प्रॉपर्टी और डेफिनेशन और टाइप, इस पर बेस बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इंटीग्रल देकर। यहाँ मैंने पी टेस्ट और तुम्हारा कंपैरिजन टेस्ट का जिक्र किया, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को लेकर एक न्यूमेरिकल बनाया, और ये कई सारे सवाल बन सकते हैं। तो मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं। आप सोच सकते हो ये मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, थर्ड काइंड पर कितने सवाल आप बना सकते हो। इंटीग्रल दो और ये पूछो कौन सा काइंड है, इंटीग्रल दो और ये पूछो कौन सा काइंड है। तो इस तरीके से ये सेक्शन बटा हुआ है। इससे पहले के पोर्शन में मैंने आपको जो समझाया वो वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, उस पर सवाल या उस पर फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये आपको समझाया। डिरिचलेट में एरिया वॉल्यूम मास कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया का और मास का, वॉल्यूम का, है ना, डिरिचलेट फॉर्म में। और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल को आप यूवी में सॉल्व करके निकाल सकते हो। और ये बताने से पहले मैंने आपको समझाया कि ट्रिपल इंटीग्रल कांस्टेंट लिमिट पर कितना लेंदी है, लिमिट को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाते हो तो कितना लेंदी हो जाएगा, और जब वेरीज लिमिट पे ले जाओगे तो कितना लेंदी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो 2 में, यानी पार्ट 2 के अंदर, MCQ 2 पार्ट 2, इसमें मैंने आपको मॉड्यूल 2 का सारी समरी को मैंने आपको दे दिया विद MCQ बेस, मेरे हिसाब से अच्छे न्यूमेरिकल पोर्शन विद कंप्लीटली कंसेप्ट के साथ। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो नेक्स्ट वीडियो होगी मॉड्यूल 3 को लेकर। तो तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक टू माई साइड, और कंसेप्ट सीखिएगा न्यूमेरिकल मेथड ट्री का, यही मैं बार बार दोहराऊंगा। हाँ, बट जो न्यूमेरिकल मैंने डेफिनेशन, प्रॉपर्टी या फॉर्मूले बेस दिए हैं उनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।